Hello students, welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. I am Nitish Bharadwaj and we're dealing with modern history. जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा होगा बच्चों, हम लोग पुर्तगालियों के विषय में बात कर रहे थे कि पुर्तगाली भारत में किस प्रकार आए तथा उन्होंने किस प्रकार से डेवलपमेंट किया भारत में आकर, हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और पुर्तगालियों के बाद आज हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, हम उसके बारे में आज लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग अपना हेडिंग बना लेते हैं, डचों का आगमन। सबसे पहले हम लोग डचों का आगमन पढ़ते हैं बच्चों कि ये किस प्रकार से आए, और साथ ही साथ में हम इस कंपनी के विषय में पढ़ेंगे कि ये कंपनी को किस प्रकार से बनाया गया। आइए सबसे पहले अगर डचों की चर्चा की जाए तो यहाँ पर एक बड़ी फेमस चीज़ थी इनके पास, ऊपर ही लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर इनके पास एक बड़ी फेमस चीज़ थी जिसका नाम था फ्लूट शिप। ये जो फ्लूट शिप आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, ये एक ऐसा जहाज था जो बड़ा लाइट वेटेड था, जो यानी कि भारी बहुत कम था, बहुत हल्का जहाज था। लाइट वेटेड था ये बहुत, ठीक है। अब ये हल्का जहाज था जिसका नाम था फ्लूट शिप। अब हल्का जहाज होगा तो जाहिर सी बात है इसको खेने में भी कम ताकत की आवश्यकता होगी, अर्थात चलाने में, चप्पू चलाने में कम ताकत की आवश्यकता होगी, तथा यह लाइट वेटेड होने के कारण इसमें जो व्यक्ति खेने में लगाए जाते थे वो दूसरे जहाजों से कम लगते थे। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे जहाजों से कम दास या गुलाम इनको चाहिए इस जहाज को चलाने के लिए, तो व्यापार इनका सस्ता होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल, इसका मतलब ये निकला कि फ्लूट शिप की वजह से इनका व्यापारिक यात्राएं जो होंगी वो कैसी हो गई? तो सस्ती हो गई, चीप हो गई, ठीक है। पहला तो ये निकला। अब दूसरा, डचों के मन में आया कैसे कि हम लोगों को भी भारत की ओर यात्रा करनी चाहिए तथा वहां पर भी व्यापार को अपने आगे बढ़ाना चाहिए। अब बच्चों, जब तक किसी देश में आर्थिक गतिविधियां जोर नहीं पकड़ती तब तक व्यापार करने की नहीं सोची जाती। अब यहां पर डच में हुआ क्या, बेसिकली यह है क्या, तो ये हॉलैंड है, इस समय इसको नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर हॉलैंड में हो क्या रहा था इस समय पर कि 1609 में बच्चों एक बैंक की स्थापना कर दी गई जिसका नाम रखा गया एक्सचेंज बैंक। अब यहां पर एक बैंक की स्थापना कर दी गई, एक्सचेंज बैंक एक नाम रखा गया इसका मतलब इस देश में, हॉलैंड में आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो जोर पकड़ रही हैं, ठीक है। इसी समय आगे चलकर एक और डेवलपमेंट हुआ यहां पर 1614 में। यहां पर बच्चों एक और बैंक की स्थापना कर दी गई तथा इसका नाम रखा गया क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। यहां पर दो बैंकों की स्थापना की गई, 1609 में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। अतः यहां पर आर्थिक गतिविधियां एवं आर्थिक गतिविधियों में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। इसलिए बच्चों, यहां तक का अगर विकास देखें तो यह कंपनी बनने का मूल उद्देश्य यह था कि इस देश में, हॉलैंड में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके एवं इनका मुनाफा अत्यधिक हो सके। इस वजह से यहां पर इस कंपनी की स्थापना जोर पकड़ रही थी। अब क्या हुआ आगे? ये कंपनी भारत में ही क्यों आई? इसी समय बच्चों अगर पुर्तगालियां देखें हम लोग, तो पुर्तगाली अपनी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं, अर्थात पुर्तगालियों की शक्ति कम हो रही है
और पुर्तगालियों की शक्ति जब कम होगी तो उसकी भरपाई करने के लिए एक दूसरी शक्ति आएगी जिसका नाम होगा द पावर ऑफ डच, यानी डचों की शक्तियां। अब आप लोग देख पा रहे होंगे साइंस में भी ये रूल होता है कि कहीं पर भी कोई खाली नहीं रहता, स्पेस नहीं बनता, कहीं पर भी वैक्यूम नहीं बनता है, उसकी जगह हवा ले लेती है। यहां पर बिल्कुल सेम यही है, शक्ति का संतुलन बनाए रखना है इनको भारत में। तो जब एक कंपनी की शक्ति क्षीण होगी तो उसकी दूसरी कंपनी उसका फायदा उठाएगी, और यहां पर फायदा उठाने के लिए इस बार एक कंपनी आई जिसका नाम था डच। सही। इसी समय हुआ क्या, पहला नाविक कौन आया यहां पर, कैसे आया, ये सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। 1596 ईस्वी में, मैं इसके इर्द गिर्द ही घुमाता रहूंगा सब कुछ। 1596 में बच्चों सबसे पहला एक नाविक आया जो हॉलैंड से आया, और ये सबसे पहले सुमात्रा पहुंचा। सुमात्रा पहुंचने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये पूरी तरह से जो कंपनी बनाई जानी थी ये एक व्यापारिक उद्यम थी, यानी कि ट्रेड पर्पस से ये कंपनी स्टैब्लिश की गई थी, या करने वाले थे लोग। अब यहां पर ट्रेड भी किसका होना था, तो इनका सबसे ज्यादा ध्यान मसालों पर था। इसका मतलब यहां पर ट्रेड किसका होगा, तो मसालों का। ठीक है, यहां पर सुमात्रा पहुंचा क्योंकि इंडोनेशिया जो था इस समय पर मसालों के लिए काफी फेमस था। यहां पर पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मसालों का किया जाता था। ठीक है, और इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था डी हाउटमैन। ये डी हाउटमैन सबसे पहला नाविक था जो सुमात्रा पहुंचा 1596 में। और ये किस लिए पहुंचा, क्योंकि इनका सबसे पहला और प्रमुख उद्देश्य ये था कि ये मसालों का ट्रेड करें, और ये इंडोनेशिया मसालों के ट्रेड के लिए पहुंचा था। ठीक है, अब यहां पर इसको कोई दिक्कत नहीं लगी, इसको लगा कि व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए मार्च 1602 में यहां की संसद द्वारा, यानी पार्लियामेंट द्वारा यहां की एक कंपनी का प्रस्ताव को पास किया गया बच्चों, और इस कंपनी का नाम था ये। इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जब बोलोगे तो VOC भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, इसे ही हम लोग सामान्य भाषा में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यहां पर मार्च 1602 में पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया तथा एक कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया। इस कंपनी का उद्देश्य क्या रखा गया, तो इसका रखा गया कि ये जो कंपनी है बच्चों, ये भूमध्य सागर से, यानी जो मेडिटेरियन सी है उसके ईस्ट की तरफ का व्यापार जितना भी होगा वो सब इस कंपनी के हवाले होगा, तथा यह कंपनी मेडिटेरियन से भूमध्य सागर के ईस्ट की तरफ का व्यापार संभालेगी या फिर देखेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, यहां पर क्योंकि ये कंपनी बन रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पैसों से बनी होगी। अब कितने पैसे लगाए गए थे इसमें, कितने नहीं लगाए गए थे, तो इस कंपनी की जो शुरुआती पूंजी थी जिसको आप लोग कैपिटल बोलते हो, जो इसका फर्स्ट कैपिटल था बच्चों, जो इसमें निवेश लगाया गया था, ये था 6,50,000 गिल्डर। इतने निवेश के साथ इस कंपनी की स्थापना की गई थी। 6,50,000 गिल्डर के साथ इसको कहा गया था कि आप लोग भूमध्य सागर के ईस्ट यानी पूरब की तरफ व्यापार करोगे। इसी को आप लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हो, तथा इसकी स्थापना मार्च 1602 में वहां की पार्लियामेंट, हॉलैंड की पार्लियामेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब ये तो रहा इसका इतिहास कि यहां से कैसे आई है, किस प्रकार से नहीं आई है। अब हम लोग समझते हैं कि ये कंपनी जब भारत में आई तो इन्होंने कहां कहां पर अपनी फैक्ट्रियों का निर्माण किया था। आप लोग पहले एक बार इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसकी फैक्ट्रियों के बारे में चर्चा करते हैं।
चलिए बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्ट्रियों का निर्माण कहां कहां तथा किस प्रकार से किया गया। देखिए जी, यहां पर देखा जाए तो 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री मुसोलीपट्टनम में स्थापित की। कहां पर स्थापित की? तो फर्स्ट फैक्ट्री इनकी बच्चों सबसे पहली मुसोलीपट्टनम में 1605 में स्टैब्लिश हुई, स्थापित हुई। उसके बाद 1616 में मुख्य फैक्ट्री आपको लिखवा रहा हूं, 1616 में इन्होंने अपनी एक प्रमुख फैक्ट्री सूरत में भी स्टैब्लिश की। 1616 में सूरत में स्टैब्लिश है इनका, तथा 1645 में करिकल में, 1653 में चिंसूरा में, चिंसूरा में इन्होंने 1653 में एक फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया, तथा 1658 में कासिम बाजार में इन्होंने फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया। ये इनकी प्रमुख फैक्ट्रियां थी जो आप लोगों को याद रखनी है। 1605 में मसूलीपट्टनम, 1616 में सूरत, 1645 में करिकल में, 1653 में चिंसूरा में, 1658 में कासिम बाजार में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित किया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ प्रमुख भी हैं। कौन सी प्रमुख हैं? तो 1610 में इन्होंने एक फैक्ट्रियों को स्थापित किया जिसका नाम था पुलिकट। पुलिकट में एक फैक्ट्रियों को स्थापित किया 1610 में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। (1610) में पुलिकट में एक फैक्ट्री को स्थापित किया गया, तथा इसलिए ये प्रमुख निकली क्योंकि इन्होंने इसको अपना हेडक्वार्टर या मुख्यालय घोषित किया। पहला कारण ये प्रमुख इसलिए था क्योंकि डचों का जो मुख्यालय था वो पुलिकट में था, तथा कब बना? 1610 में बना। इन्होंने यहां पर इसको मुख्यालय घोषित किया एवं यहीं पर ही ये अपने सोने के सिक्के ढाला करते थे। यानी गोल्ड कॉइन जो ये बनाया करते थे वो कहां पर बनाया करते थे? तो पुलिकट में बनाया करते थे। ठीक है, इसलिए ये प्रमुख निकला। यहां पर ये अत्यंत लाभकारी हुआ इन लोगों के लिए। चलिए खैर, आगे अगर देखा जाए तो पुलिकट को कब परिवर्तित किया? तो पुलिकट को 1610 में इन्होंने यहां पर स्थापित किया था, लेकिन 1690 में इन्होंने पुलिकट को परिवर्तित कर दिया और पुलिकट को परिवर्तित कर नेगपट्टनम में ये अपने मुख्यालय को लेकर आ गए। ठीक है, यानी कि आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर 1610 में पुलिकट इनका हेडक्वार्टर था, लेकिन 1690 में नेगपट्टनम इनका हेडक्वार्टर बना। सही, मैंने अभी तक आप लोगों को बताया कि डच जो कंपनियां थी वो किस प्रकार से यहां पर स्थापित हुई। सबसे पहले इनके यहां पर देखा जाए तो फ्लूट शिप एक बढ़िया आविष्कार हुआ। शिप थी एक बेसिकली। 1609 में और 1614 में इन्होंने बैंकों की स्थापना की, जिसके कारण यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ और तेज होती चली गई। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो हाउटमैन नाम का एक व्यक्ति 1596 ईस्वी में यहाँ पर सुमात्रा पधारा, जो व्यापार करने आया था। तो किसका व्यापार? तो मसालों का व्यापार करने आया था। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की कि मार्च 1602 में इस कंपनी को स्टैब्लिश कर दिया गया यूरोप में,
और यूरोप में इस्टेब्लिश करने के बाद इसकी जो प्रथम राशि थी वो 50,000 गिल्डर थी। अब इसकी फैक्ट्रियां हमने जब देखी तो हम लोगों ने बताया कि इसकी कुछ फैक्ट्रियों के बारे में, जैसे 1605 में मुसोलीपट्टनम, 1616 में सूरत, 1645 में करिकल, 1653 में चंसूरा, 1658 में कासिम बाजार इन्होंने अपनी राजधानी को फैक्ट्रियों को बनाया। 1610 में इन्होंने पुलिकट को बनाया, अपना मुख्यालय बनाया तथा सोने के सिक्के वहां डालने शुरू हुए। लेकिन 1690 तक आते आते इन्होंने पुलिकट को बदल दिया नेगपट्टनम से, अर्थात इनका जो हेडक्वार्टर हो गया वो 1690 में नेगपट्टनम हो गया। यहां पर हमने इस कंपनी के बारे में चर्चा की। आगे अगर इस कंपनी का हम लोग विस्तार तो हम लोग देख चुके हैं, अगर हम पतन के बारे में, यानी किस प्रकार से इस कंपनी का पतन होता चला गया, किस प्रकार से ये भारत से बेदखल हो गई व्यापार से अपने, तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आएंगे तो वे ब्रिटिशर्स इसके सामने चुनौती खड़ी कर देंगे डचों के सामने। हालांकि पहले ब्रिटिशर्स ने इनके साथ संधियाँ की, इनके साथ में व्यापारिक संगठन रखते थे, लेकिन ये संगठन या ये संधि आगे तक नहीं चल पाई और आगे चलकर डच और ब्रिटिशर्स के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हुई। और इस वर्चस्व की लड़ाई को वेदारा की लड़ाई भी कहा जाता है। और इस वेदारा की लड़ाई में डच हार गए तथा ब्रिटिश यानी अंग्रेज जीत गए, जिसके कारण यहाँ पर डचों को व्यापारिक समझौते से बेदखल कर दिया गया, या फिर भारत से व्यापार को उनके खत्म कर दिया गया। ये था डचों का आगमन, किस प्रकार से डच यहाँ पर आए थे और इन्होंने फैक्ट्रियों को किस प्रकार से लगाया था। ये आप लोगों को मैंने कुछ फैक्ट बताए हैं और ये फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं ताकि आप लोग अपने प्रीलिम्स एग्जाम में इन सब के लिए क्वेश्चन के आंसर बना सको। ठीक है जी। अब आगे हम लोग चलते हैं, अंग्रेजों का आगमन देखते हैं। ये कंपनी सबसे बेहतर निकली क्योंकि इस कंपनी ने भारत में सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक व्यापार किया। हालांकि इसने साम्राज्यवादी नीति को भी अपनाया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इस कंपनी की नींव कहां से पड़ी हम लोग अब इसको समझते हैं। आप लोग इसको बच्चों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते होंगे। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी लिखे जाते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसका प्रमुख नेम है क्योंकि ये बड़ी फेमस हो गई, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी से भी नाम से इसके चल सकता है काम। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस प्रकार हुई, कहाँ कहाँ इसकी फैक्ट्रियाँ थी, आगे तो हम लोग इसको देखेंगे कि किस प्रकार से ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, क्या क्या इनकी नीतियाँ रही हैं। क्योंकि अब लोग हम ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर पुर्तगाली या फिर और जो यूरोपियंस थे वो किस प्रकार से आए और किस प्रकार से इन्होंने अपनी फैक्ट्रियों का निर्माण भारत में किया, कौन से वर्ष किया तथा कहाँ किया, ये प्रमुख रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ, 1599 में में 24 निर्देशक निर्देशकों के साथ बच्चों एक कंपनी का निर्माण किया गया 1599 में। ठीक है। लेकिन यहां पर 24 जो निर्देशक थे इनका चयन किस प्रकार होता था, तो इनका चयन करने के लिए एक आम सभा बुलाई जाती थी, एक हाउस गठित किया जाता था और आम सभा में उस जो मतलब जनरल हाउस में उसमें 24 निर्देशकों का चुनाव किया जाता था। अर्थात इनके चुने जाने का जो प्रोसीजर था वो ये सब इलेक्टेड थे, यानी कि चुनाव में चुने जाते थे। अब यहाँ पे इस कंपनी की स्थापना की गई, लेकिन अगर ये कंपनी भारत में जाना चाहती है, व्यापार करना चाहती है, तो इसे वहाँ की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। वहाँ की सरकार से परमिशन लेने के लिए क्या होगा, वहाँ की सरकार बच्चों इसको परमिशन देती है 31 दिसंबर को। अब 31 दिसंबर कौन सा, यहाँ की सरकार बच्चों इसको 1599 में परमिशन न देकर बल्कि 31 दिसंबर 1600 को परमिशन देती है। अब भैया जो ये परमिशन इसको दी गई इसी को बोला जाता है चार्टर या एकाधिकार पत्र।
चार्टर या एकाधिकार पत्र, अब इसके बारे में समझते हैं कि ये चार्टर एकाधिकार पत्र होता क्या है। देखिए सुनिए, 1599 में 24 निर्देशकों द्वारा एक कंपनी का गठन किया गया 1599 में, और ये 24 निर्देशक एक आम सभा में इलेक्टेड यानी कि चुने जाते थे, लेकिन इसको चार्टर के रूप में संग्रहित किया वहां की राजकुमारी या वहां की रानी ने, जिनका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने यहां पर एक चार्टर या एकाधिकार पत्र जारी किया, तथा एकाधिकार पत्र जारी करते हुए इसमें कहा गया था कि जो एक कंपनी है जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका भारत में एकाधिकार होगा, यानी कि ये पूरब की ओर यानी कि भारत में मुख्यतः व्यापार कर सकती है, तथा इसकी मियाद शुरू में 15 साल तक की होगी। अब ये एकाधिकार मोनोपोली क्या होता है? इसका मतलब ये था कि जो ब्रिटेन से जाने वाली कंपनी है उनमें से जो भारत को जा रही है कंपनी, उनमें से एक ही कंपनी रहेगी जो भारत के साथ व्यापार करेगी। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन दूसरी कंपनी कोई भारत में नहीं भेजेगा व्यापार करने के लिए, अर्थात भारत के व्यापार पर इस कंपनी का मोनोपोली रहेगा, एक अधिकार रहेगा। इसी पत्र को चार्टर या एकाधिकार पत्र कहा जाता है। अब शुरुआत में कितने सालों के लिए इसको दिया गया था? तो 15 सालों के लिए दिया गया था, परंतु 1609 की अगर मैं बात करूं तो 1609 में इसी को 15 साल को बढ़ाकर बच्चों अनिश्चित समय के लिए इसको कर दिया गया। यानी कि आज से जो चार्टर एकाधिकार पत्र होगा ये 15 साल के लिए नहीं बल्कि अनिश्चित समय के लिए होगा। वो 1609 में यहां पर इसको अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह से कर दिया गया था। ठीक है, यहां पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग बना रहे हैं इसकी स्टोरी को। अब आगे देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि भारत में ये कंपनी किस प्रकार पधारी। अभी तक तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंपनी यूरोप में किस प्रकार से गठित हुई। यूरोप में 1599 में वैसे कंपनी बनी थी, लेकिन 31 दिसंबर 16 को इनको चार्टर प्राप्त हुआ जो कि भारत आने के लिए इस कंपनी को निमंत्रण देता था। आइए अब समझते हैं कि भारत में ये किस प्रकार आए, क्योंकि वहां पर सहमति लेना जरूरी था वहां के राजा की या फिर वहां के रानी की, क्राउन जिसको मैं कहता हूं। लेकिन बच्चों भारत में भी अनुमति लेना जरूरी था, क्योंकि उस समय आप सभी जानते हो कि भारत में मुगलों का वर्चस्व था। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले तो खैर एक व्यक्ति आए थे जो जिनका नाम था मिल्डन हॉल। मिल्डन हॉल सबसे पहले यहाँ पर 1599 में आए थे भारत में। मैं लिख देता हूँ साइड में आप लोगों को, 1599 में बच्चों मिल्डन हॉल ये एक यात्री थे जो भारत की यात्रा किए थे, यानी कि भारत में ये आए थे। व्यापारी भी थे बेसिकली एक, लेकिन इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्योंकि वहां पर उस समय पर कंपनी की स्थापना हो ही नहीं पाई थी। इसके बाद जब 31 दिसंबर 1600 इनको चार्टर मिला तो उसके बाद यहां पर आप सभी को पता होगा 1608 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। देखिए सुनिए, अब 1608 में कैप्टन हॉकिंस यहां पर भारत में पधारा। जब ये आया था तो ये हेक्टर जहाज का कैप्टन था, इसलिए इसके नाम के आगे कैप्टन लगा हुआ है। आपसे पूछा भी जाता है कि कौन से जहाज में आया था, तो हेक्टर नामक जहाज में आया था, या फिर इसका उल्टा पूछ सकता है कि हेक्टर नामक जहाज का कैप्टन कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। 1608 में जब ये यहां पर आया बच्चों कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज पर बैठकर, तो उस समय अगर मुगल सम्राट में देखा जाए, मुगल सुल्तान में देखा जाए तो जहांगीर यहां पर सुल्तान था। अब ये किसके दरबार में पहुंचा? तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ऐसा कहा जाता है कि जब जहांगीर दरबार लगाकर बैठा हुआ था तो कैप्टन हॉकिंस वहां पर पहुंचा, और कैप्टन हॉकिंस जब वहां पर गया तो इसने जहांगीर को उपहार दिए, और उपहार लगभग वो देखा जाए तो 25,000 वैल्यू के सोने के सिक्के के बराबर थे।
25,000 वैल्यू के सोने के सिक्के के उपहार जहांगीर को दिए कैप्टन हॉकिंस ने, ठीक है। और जब ये वहां पर पहुंचा तो ये बातचीत करेंगे और आपको लगता होगा कि ये इंग्लिश बोलता है और इसकी लैंग्वेज या तो टर्किश होगी या पर्शियन होगी। जब आप लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग पाओगे कि इनकी ज़्यादातर जो लैंग्वेज होती है वो पर्शियन और टर्किश होती है। आप लोग 2 क्वेश्चन याद भी कर सकते हैं इससे हमेशा, कि ये जो मुगल है या फिर जितने भी आप लोग मोहम्मद बिन कासिम से ले लीजिए और मोहम्मद बिन कासिम से अंतिम शासक बहादुर शाह जफर तक ले लीजिए आप लोग, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी मदर टंग मातृभाषा क्या है तो टर्किश है, लेकिन अगर ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर आप लोगों को राजकीय भाषा का वर्णन किया जाए तो वो पर्शियन या फारसी बनेगी। तो जब ये अपना दरबार लगाकर बैठा था जहांगीर, तो कैप्टन हॉकिंस वहां पर पहुंचा और कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। अर्थात इसकी फारसी भाषा भी बढ़िया पकड़ वाली थी, कैप्टन हॉकिंस को फारसी भाषा भी आया करती थी। फिर उसके बाद जहांगीर इससे इंप्रेस हुआ क्योंकि इसके लिए तोहफे लेकर आया था और साथ ही साथ में पर्शियन लैंग्वेज की बात कर रहा था। इसके बाद यहाँ पर जहांगीर ने जब इसको डिनर के लिए खाने पर आमंत्रित किया तो वहाँ पर कैप्टन हॉकिंस ने इससे तुर्की भाषा में भी बात की। अर्थात इसको अंग्रेजी, पर्शियन, टर्किश लैंग्वेज आया करती थी। इससे जहांगीर इससे बड़ा प्रसन्न हुआ तथा जहांगीर इसको कहने लगा कि कैप्टन हॉकिंस, मैं तुमको एक टाइटल देता हूं, आज से तुम कैप्टन हॉकिंस नहीं बल्कि इंग्लिश खां हो। अर्थात कैप्टन हॉकिंस को एक टाइटल मिला जिस जहांगीर के द्वारा दिया गया, इंग्लिश खां, यानी जो इंग्लिश पे पकड़ रखता हो, और खां यानी कि फारसी और टर्किश भाषा पे भी पकड़ रखता हो। हालांकि जहांगीर ने टाइटल के साथ साथ इसको बच्चों 400 मनसबदारी में अपने दरबार पे रखा। 400 का मनसबदार दिया तथा 30,000 का इसको वेतन भी प्रोवाइड करवाया, ठीक है। आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि मनसबदार, आप लोग जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो अकबर का जब आप दरबार पढ़ोगे तो वहां पर आप लोगों को एक शब्द दिखाई देगा मनसबदार। तो मनसबदार प्रणाली आप लोग वहां पर पढ़ चुके होंगे या पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरह से कैप्टन हॉकिंस यहां पर आया। लेकिन इसी समय बच्चों कैप्टन हॉकिंस जब भारत में आ रहा था तो कैप्टन हॉकिंस को पुर्तगालियों ने रोकने की बेहद कोशिश की है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि पुर्तगाली जो थे सत्ता को चुनौती देना चाहते थे इटली की। साथ ही साथ में उनका एक उद्देश्य यह भी था, मैं पिछली क्लास में बात करके आया हूं, उनका एक उद्देश्य ये भी था कि जो व्यापार है उस पर वर्चस्व हो उनका। लेकिन यहाँ पर उनका वर्चस्व क्षीण हो जाता क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। इसको रोकने के लिए इन्होंने, कैप्टन हॉकिंस को रोकने के लिए भरसक प्रयास किए। इसी समय कुछ और भी यहाँ पर चालें चली गई, क्योंकि जो जहांगीर का सबसे बढ़िया घनिष्ठ दोस्त था वो जब पुर्तगालियों के बेड़े में पहुंचा तो उसे अपना पत्र दिखाने को बोला गया कि आप आईडी कार्ड दिखाइए, लेकिन वो आईडी कार्ड दिखाने में असमर्थ रहा। उसको वेट करवाया गया, घंटों इंतजार करवाया गया, जिससे जहांगीर पुर्तगालियों से नाराज हो गया। लेकिन जब उनको खबर मिली कि कैप्टन हॉकिंस भारत के लिए चल रहा है, तब इन्होंने जहांगीर के साथ एक संधि कर ली या विचार विमर्श करके अपने जितने भी मतभेद थे वो जहांगीर के साथ समाप्त कर दिए। अब जहांगीर के साथ जब इन्होंने मतभेद समाप्त कर दिए पुर्तगालियों ने, इसलिए जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कोई भी वायदा नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब यहां पर यह निकला कि कैप्टन हॉकिंस भारत में आया तो जरूर, लेकिन बिना किसी प्रस्ताव के, यानी कि बिना किसी फैक्ट्री के ये वापस लौट गया। सही। हालांकि अगर फैक्ट्रियों के बारे में जब मैं चर्चा करूंगा तो मैं बताऊंगा कि सूरत में फैक्ट्री किस प्रकार से लगी तथा कब लगी, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे चलकर बताऊंगा। ये था यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस जो किस प्रकार आया था तथा किस प्रकार वापस चला गया, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी रह जाता है इसमें कि किसका पत्र लेकर आया था, तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, ये जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर आया था। यह आप लोगों के लिए प्री के लिए काफी लाभप्रद होगा, काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये कि कैप्टन हॉकिंस जेम्स फर्स्ट का पत्र जहांगीर के लिए लेकर आया था, जो इसने इसके दरबार में पढ़ा भी था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे हम चर्चा करते हैं इनकी कुछ फैक्ट्रियों की जो शुरुआती दौर में इन्होंने लगाई। हालांकि आगे थॉमस रो की भी
यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, थॉमस रो को पढ़ेंगे हम लोग। 1611 में इन्होंने मछलीपट्टनम में अपनी एक फैक्ट्री लगाई। में मछलीपट्टनम में एक फैक्ट्री लगाई गई। 1613 में इन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री लगाई। अच्छा, इसके पीछे कहानी है। सूरत की फैक्ट्री इनको किस प्रकार से मिली, तो इसके पीछे एक स्टोरी ये बनती है बच्चों कि यहाँ पर एक पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में जब लड़ाई हुई, तो स्वाली के मैदान में, तो स्वाली में जब लड़ाई हुई तो वहाँ पर ये आपस में जहाजरानी के थ्रू लड़ रहे थे, यानी कि वॉरशिप्स थी इनके पास, दोनों के पास, पुर्तगाली और अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को इसमें हरा दिया और पुर्तगालियों को हराने के बाद एक जो जहाज था पुर्तगालियों का, वो पुर्तगालियों से छीनकर जहांगीर को गिफ्ट कर दिया। अब क्योंकि आप लोग जानते हो कि जहांगीर एक इंसान है और इंसान की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा ताकतवर के साथ रहना चाहता है, इसलिए जहांगीर ने पुर्तगालियों को साइड में रखे अंग्रेजों को चुना तथा अंग्रेजों को चुनकर इसने 1613 में वहां पर सूरत में इन्होंने स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की, यानी अब से परमानेंट फैक्ट्री इनकी लग गई। ठीक है, यहां पर 1613 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की। इसी समय 1615 में देखा जाए तो क्योंकि जो कैप्टन हॉकिंस आया था ये खाली हाथ चला गया था, लेकिन 1615 में इन्होंने सोचा कि हम अपना दूसरा एक प्रतिनिधिमंडल जो ब्रिटेन की बातें रख सके जहांगीर के सामने, उसको भेजें। और इसी 1615 में थॉमस रो यहां पर आता है। अब थॉमस रो किस प्रकार से कार्य करता है, हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि थॉमस रो भी भारत में रहकर कोई ज़्यादा अपनी कंपनी का विस्तार या फिर फैक्ट्रियों का विस्तार नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, थॉमस रो ने इस कंपनी का वर्चस्व निर्धारण करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका दिमाग काफ़ी तेज था तथा ये तेज तर्रार सोचता था। इसने पुर्तगाली शक्तियों को बहुत छीन कर दिया। इसका एक प्रमुख कारण यही माना जाता है थॉमस रो की पॉलिसीज। इस थॉमस रो ने कुछ इस प्रकार की नीतियां बनाई जिससे कि पुर्तगाली शक्ति बेहद कम हो गई। हालांकि यह इनसे युद्ध भी जब लड़ा तो पुर्तगाली शक्तियों को इसने हराया तथा यह इन युद्धों को जीता भी। ठीक है, आगे देखिए। अब इनकी फैक्ट्रियां और कहां पर लगी, तो 1615 मैंने लिखवाया है, यहां पर थॉमस रो आया। इसमें 1651 में इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई बच्चों, जो हुगली में लगाई थी। सोलह में 1633 में इन्होंने उड़ीसा में एक फैक्ट्री लगाई। ये आप लोगों को सबको याद रखना है कि कहां ये फैक्ट्री लगा रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये घटा कि 1698-99 के आसपास कोलकाता, ठीक है, सूतानती और इन्होंने गोविंदपुर को मिलाकर एक शहर की रचना की जिसका नाम इन्होंने कोलकाता रखा। यहां पर 1698-1699 में कोलकाता, सुल्तानाती और गोविंदपुरा को मिलाकर इन्होंने कोलकाता की स्थापना की, जिसमें इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री का निर्माण किया तथा इसका नाम फोर्ट विलियम रखा। अब आप लोगों को बड़ा महत्वपूर्ण होगा फोर्ट विलियम। सारी अंग्रेजों की कड़ी या फिर जितना भी अंग्रेजों का विस्तार है वो शुरू होता है फोर्ट विलियम से। ठीक है,
ये फोर्ट विलियम से क्यों शुरू होता है बच्चों? क्योंकि आगे आप लोग जब 1757 और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर देखोगे या फिर बैटल ऑफ प्लासी देखोगे, तो वहां पर आप लोग पाओगे कि फोर्ट विलियम और चंद्रनगर दो ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके बीच में बार बार युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है। हालांकि वह युद्धों की स्थिति यूरोप के कारण कुछ आई थी, वो मैं आप लोगों को तभी समझाऊंगा जब हम लोग बंगाल की विजय को देखेंगे। हम लोग यूरोप की वजह से आई थी, लेकिन यहाँ पर फोर्ट विलियम भी उसके कुछ कारण बने थे और फोर्ट विलियम की वजह से ही सारा ये बखेड़ा खड़ा हुआ था। ठीक है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है कलकत्ता, और ये साथ में कलकत्ता कैसे बना ये भी आप लोगों का महत्वपूर्ण बन जाता है। ये तो मैंने आप लोगों को कुछ प्रमुख बताया कि ये किस प्रकार से यहाँ पर उड़ीसा में, हुगली में, साथ में कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं और 1611 में मसूलीपट्टनम और 1613 में इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। अब हम लोग समझते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका विस्तार जो हुआ वो साउथ की तरफ किस प्रकार से हुआ, एक्सपेंशन ओवर साउथ। इसको देखते हैं। दक्षिण में विस्तार। अब दक्षिण में विस्तार किस प्रकार से हुआ? आप सभी जानते हो कि 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। सोलह सौ ग्यारह में जब मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया तो वहीं से ही इन लोगों का विस्तार शुरू हो गया। ठीक है, खैर दक्षिण भारत में देखा जाए तो इन्होंने अपनी अलग अलग फैक्ट्रियों की स्थापना अलग अलग जगह पर की। जैसे कि इन्होंने 1632 में गोलकुंडा के शासक से एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। फरमान क्या होता है? बेसिकली एक ऑर्डर होता है। सुनहरा मतलब गोल्डन, यानी कि गोल्डन ऑर्डर इन्होंने प्राप्त किया। गोलकुंडा के सुल्तान ने या फिर शासक ने इनको ये ऑर्डर दिया था। ठीक है, इसी के चलते आगे चलकर हम देखेंगे कि यहां पर इन्होंने मद्रास को जो है बच्चों लीज पर प्राप्त कर दिया, यानी कि पट्टे पर इनको मिल गया, लीज पर इनको मद्रास मिल गया। लेकिन आगे चलकर इन्होंने इस प्रकार से षड्यंत्र रचे कि यहां पर चंद्रगिरी से इन्होंने आगे चलकर, अगर ये टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो इन्होंने 1640 में चंद्रगिरी से आगे चलकर इस मद्रास को छीन लिया तथा मद्रास को छीनकर इन्होंने एक यहां पर फैक्ट्री की स्थापना की जिसका नाम था फोर्ट जॉर्ज। यहां पर फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की गई। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर साउथ में अगर एक्सपेंशन देखा जाए तो एक तो सुनहरा फरमान जो गोलकुंडा के शासक ने इनके लिए जारी किया था और मद्रास को किस प्रकार से इन्होंने हड़प लिया। तो यहां पर चंद्रगिरी के शासक से 1640 में इन्होंने फोर्ट जॉर्ज स्थापित किया मद्रास में, क्योंकि मद्रास इन्होंने पहले लीज पर लिया, पट्टे पर लिया, परंतु वह लीज इनके काम नहीं आई, जिसके कारण यहां पर यह बढ़ता चला गया। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे कि पुर्तगाली इस समय पर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो पुर्तगाली आखिर गए कहाँ हैं? तो बच्चों पुर्तगालियों से इन्होंने वैवाहिक संबंधों की स्थापना की। जैसे कि आप लोग अगर प्राचीन भारत की ओर जाएं तो प्राचीन भारत में आप लोग पाते होंगे कि एक राजा हुआ है जिसका नाम है बच्चों बिंबिसार, और बिंबिसार ने 3 शादियां की और तीनों शादियों से उसका एक ही मतलब था कि वो वैवाहिक संबंध बनाकर जो दुश्मन राज्य हैं उनको दोस्त बनाना चाहता था। यहां पर भी ब्रिटिशर्स की यही पॉलिसी रही, किसके थ्रू? तो पुर्तगालियों के थ्रू। यहां पर पुर्तगालियों से या तो वे युद्ध कर सकते थे, लेकिन युद्ध में खर्चा अधिक हो जाता। अगर मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो इन्हें 12 वर्ष, जो शुरू के 12 वर्ष थे, जो 12 ईयर थे स्टार्टिंग के,
इनको केवल 20% ही मुनाफा हुआ है उसका, ठीक है। जो ओवरऑल इनका जो ट्रेड होता था उसका 20% ये मुनाफे के रूप में ले जाया करते थे, लेकिन अगर युद्ध करेंगे तो खर्चा ज्यादा होगा, इसलिए इन्होंने पुर्तगालियों के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना कर ली। और पुर्तगालियों के साथ जब वैवाहिक संबंधों की स्थापना करेंगे तो वहीं से ही इनको अरब में एंट्री मिल जाएगी। अरब में बात करता हूं तो देश नहीं कह रहा हूं मैं, यानी कि यहां पर ये अरेबियन सी की ओर चले जाएंगे। और किस प्रकार से चले जाएंगे? पुर्तगालियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके ये अरेबियन सी की ओर कूच करेंगे। जैसे कि यहां पर हुआ क्या, 1616 की बात है ये। एक तो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी प्रिंसेस और ब्रिटेन का राजकुमार, यहां पर इन दोनों की शादी करवा दी गई। और पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उनका नाम था ब्रिगेंजा, कैथरीन ब्रिगेंजा। इनकी और साथ ही साथ में चार्ल्स सेकंड की, चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स द्वितीय, इन दोनों की आपस में शादी, मैरिज करवा दी गई, ठीक है। अब मैरिज करवा दी गई तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर लड़की वाला पक्ष है पुर्तगाल और लड़के वाला पक्ष है ब्रिटेन। तो अगर आप इन दोनों को देख पा रहे होंगे तो पुर्तगाल क्योंकि लड़की वाला पक्ष है इसलिए उपहार के रूप में कुछ देगा ब्रिटेन को। तो इन्होंने उपहार के रूप में एक बड़ी गलती की, इन्होंने उपहार के रूप में जो बॉम्बे था, जो अपना बंबई था, उसको दहेज के रूप में, डॉवरी सिस्टम के तहत दहेज के रूप में किसको दे दिया? तो ब्रिटिशर्स को, यानी कि इस कंपनी के हवाले इनको कर दिया, ठीक है। अब यहां पर जब बंबई इनको मिला तो इसका मतलब अरेबियन सी में इनकी एंट्री हो गई कि नहीं हो गई? तो बिल्कुल हो गई। यहां पर अगर देखा जाए तो इस कंपनी, ये जो कंपनी थी पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इनसे कुछ टैक्स लिया करती थी, या मैं कहूँ इसको लीज पर दिया था, और वो लीज नामात्र की थी, यानी कि बेहद कम थी, और वो टोटल लीज थी 10 पाउंड की। 10 पाउंड की लीज पर बच्चों इन्होंने इसको किसको दे दिया था? तो ब्रिटिश कंपनी को इन्होंने दे दिया था, ठीक है। ये आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग 1717 की बात करते हैं। 1717 में जॉन सरमन, जॉन सरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बच्चों मुगल सम्राट के यहां पर पहुंचा, और मुगल सम्राट के यहां पर पहुंचकर इन्होंने एक चार्टर, या फिर कहूं मैं एक विशेषाधिकार पत्र पर सिग्नेचर या फिर हस्ताक्षर करवा लिए। इसी विशेषाधिकार पत्र के हस्ताक्षर को बच्चों आप लोग मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र कहते हैं। या फिर महाअधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा या फिर महाअधिकार पत्र। ये क्या था मैग्ना कार्टा या फिर महाअधिकार पत्र, इसको भी समझते हैं। इसमें मुख्यतः बहुत सारी बातें थी, परंतु मैं आप लोगों को कुछ बातें ही बताना चाहता हूं। यहाँ पर जो ये बातें थी, 4 बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये जो है ब्रिटिश कंपनी के अधिकारों एवं उसकी आर्थिक गतिविधियों को रोक नहीं रही थी, बल्कि उसके अधिकारों एवं आर्थिक गतिविधियों को
अनिश्चित काल के लिए पढ़ा दे रही थी। ठीक है, और ये क्या क्या थी? सबसे पहला अगर मैं देखूं तो आज से जब से इनको मिला था तो यहां पर कलकत्ता के बाहर की तरफ भी या कलकत्ता से आगे बढ़कर भी ये लोग रेवेन्यू यानी कि राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर सकते थे। यानी कलकत्ता से आगे जाकर भी यानी कि उसके चारों तरफ ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, राजस्व को प्राप्त कर सकते थे। साथ ही साथ में 10,000 रुपये पर ईयर की राशि देकर इन्होंने बच्चों सूरत में जो ये टैक्स दिया करते थे उससे मुक्ति पाली थी। दूसरी बात ये थी इस मैग्ना कार्टा में या महाधिकार पत्र में। अब तीसरी बात क्या थी इसमें भैया? 30,000 के रुपए में अगर देखा जाए तो 30,000 रुपये प्रति वर्ष के रूप में इन्होंने बंगाल से भी कर में यानी कि टैक्स में मुक्ति पाली थी, यानी कि छूट इनको मिल गई थी। एक ये भी इसमें बात थी। तथा साथ ही साथ में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर घटी और वो 4th नंबर की है। मैं मार्कर बदल लेता हूँ। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी। बंबई में जो सिक्के ढाले जाते थे बच्चों, आज से ये सिक्के पूरे भारत में वैध होंगे। यहां पर इनको एक अधिकार या महाधिकार पत्र में इस बात का भी वर्णन इनको प्राप्त हुआ तथा जो भारत के लिए एक विध्वंसकारी नीति के रूप में आगे चलकर निकल कर आएगा। ठीक है, ये सब कुछ मैग्ना कार्टा कहलाता है। कंपनी के शासन का इसको मैग्ना कार्टा या फिर महाधिकार पत्र हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य में इसको चलाया जाता था, इनको वैधता प्राप्त हो गई थी जितने भी ये सिक्के थे बच्चों। अब हम लोग समझते हैं यहाँ की कौन सी कंपनी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए जी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस प्रकार हुई? तो यहां पर लुईस 14 के एक मंत्री थे, इन्होंने कंपनी की स्थापना की और इसको हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बुलाएंगे। इसका नाम बेसिकली अगर हम देखें तो द कंपनियों डिजाइंडिया ओरिएंटल्स था। इस कंपनी का पूरा नाम जो था मैं लिख भी देता हूं आप लोगों को। ये ओरिएंटल्स, ठीक है। यहां पर इस कंपनी का नाम था ये, और इस कंपनी में हुआ क्या बेसिकली, इस कंपनी में आगे चलकर एक बहुत बुद्धिमान एक बढ़िया व्यक्ति आएगा जिसने अनेकों अनेकों नीतियों को अपनाया। आगे चलकर अंग्रेज भी उस नीति को अपनाएंगे। आप लोग जानते भी होंगे शायद उस संधि को सहायक संधि जिसको बोला जाता था। ये जो संधि थी सहायक संधि, इसकी शुरुआत फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने की थी। यहां पर इसी कंपनी के रहते रहते कर्नाटक के युद्ध भी होंगे और वो किस प्रकार से आया, कर्नाटक के युद्ध किस प्रकार से हुए तथा आगे चलकर इस कंपनी का डेवलपमेंट कैसे हुआ तथा बंगाल का युद्ध में इस कंपनी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की किस प्रकार से भिड़ंत हुई या ये किस प्रकार से बंगाल की विजय के कारण बने, ये सब हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो यहां तक मैं आप फैक्ट की चर्चा किया हूं आज केवल
कि फैक्ट किस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर डच किस प्रकार से आए और ब्रिटिश किस प्रकार से आए। आज हम केवल फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। अगली क्लास में हम लोग फैक्ट के साथ साथ बच्चों कुछ थ्योरी को भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कर्नाटक के युद्ध में किस प्रकार का एक वातावरण बन गया था भारत में, तथा ये थ्योरी किस प्रकार से आगे बढ़ रही थी। और फिर हमारा सबसे बढ़िया टॉपिक निकल कर आएगा। ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने बंगाल की विजय को नहीं समझा तो आप लोग अंग्रेजों की नीतियों को भारत में आगे समझने में नाकाम रहेंगे। और आगे हमारा बंगाल की विजय ही आएगा अगली क्लास में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगली क्लास को ज़रूर देखें तथा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।